नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का क्लास में वेलकम है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इससे पहले अपनी जो बात हुई है वो है सिंथेसिस ऑफ हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पर। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के जो गुण हैं वो क्या हैं, और उनमें भी अपन सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, भौतिक गुणों की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि आपके जो हेलो एल्केन शुद्ध अवस्था में रंगीन होते हैं, परंतु अगर अपन RBr और RI की बात करें यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की बात करें तो प्रकाश की जो प्रेजेंस है उसके अंदर ये होते हैं रंगीन कलर के। और कमरे के टेम्परेचर पर देखो C1 से C4 यानी कार्बन संख्या 1 से कार्बन नंबर जो आपका 4 है उस वाले जो हेलो एल्केन हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं मेनली, और उससे उच्च सदस्य जो होते हैं वो द्रव और ठोस अवस्था में होते हैं। इसके बाद अपन बात करें गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो उसमें क्या होता है इनकी जो गलनांक और क्वथनांक के मान होते हैं वो आपके जो एल्केन होते हैं संगत एल्केन से मतलब है कि लगभग इनके समान अणुभार रखने वाले एल्केन, इनके जो गलनांक और क्वथनांक है उनसे इनके जो क्वथनांक और गलनांक है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इसका रीज़न ये रहता है कि इनमें जो है द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है। द्विध्रुव से मतलब क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ प्लस माइनस एक ऐसा ही द्विध्रुव प्लस माइनस ऐसे है ना, ये द्विध्रुव है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये माइनस वाला हिस्सा ये प्लस वाला हिस्सा है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनकी गलनांक और क्वथनांक की जो वैल्यू है वो तुलनात्मक रूप से एल्केनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक से मतलब क्या है, कुल मिला के आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो। जैसे अगर मान लो इसमें जैसे मान लो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है और उसको आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो वो उसका क्या है, मतलब ठोस अवस्था में है और उसे द्रव अवस्था में ले जाना चाह रहे हो। तो इसके लिए द्रव में ले जाने के लिए जो टेम्परेचर मिलता है ना, जो तापमान होता है वो उसका जनरली गलनांक होता है। और अगर उस द्रव को आप फिर गैसीय अवस्था में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर दिया गया है वो आपका क्वथनांक कहलाता है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तापमान ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इनके बीच में अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ज़्यादा है तो अच्छा, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, इसका मतलब वो गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका डिपेंड करता है अणुभार। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा हेलो एल्केन्स का वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो क्वथनांक है वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होती है शाखन, और शाखन से मतलब है साकेत श्रृंखला। जैसे मान लो अणुभार समान है लेकिन उसमें जो है एक में शाखन ज़्यादा है और एक में शाखन क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसमें शाखन ज़्यादा होगा उसका जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ठीक है, ये चीज़ इसमें ध्यान देते हैं अपन। तो ये ठीक है, BP जो है वो अणुभार पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये देखो सिंपल ही है। जैसे अपन एग्जांपल से सोचे, जैसे अपने पास CH3 CH2 और Cl है, दूसरा आपका मॉलिक्यूल है CH2 ये और Cl है, तो दोनों में अणुभार किस में ज़्यादा है, अणुभार इसी में ज़्यादा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ एक CH2 एक्स्ट्रा है तो इसका कहीं ना कहीं जो अणुभार बनता है, ये जो भार में जो वजन आएगा वो कम से कम 14 का अंतर आएगा, तो इसका क्या है, इससे ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में अगर कोई कहे कि तो दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक किसका ज़्यादा है, तो ये जैसे 1 और ये 2 नंबर है तो 2 नंबर का जो क्वथनांक है वो 1 नंबर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे देखो शाखन की भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो शाखन के लिए मैंने कहा CH3 CH2 और ये Cl लगा दिया। ठीक है, तो ये श्रृंखला है। ये यहाँ अपन ने कहा CH, ये CH3 है, यहाँ CH2 Cl है। ठीक है, और एक ऐसे अपन ने बना दिया Cl, यहाँ CH3 है, ये CH2, ये आपका CH3 है। हालांकि अणुभार सब में क्या है, सेम है। देखो कितने हैं, CH2 के 4 है, इधर भी देखो है ना, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, वहाँ भी कार्बन 5 ही हैं।
और हाइड्रोजन भी सेम ही है। क्लोरीन है ही आपका, यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन और एक Cl। तीनों में देखो एक चीज़ सेम है और वो है इन तीनों का अणुभार। अणुभार सेम आएगा बच्चों, ठीक है, अणुभार सेम है, लेकिन इनमें ब्रांचिंग के हिसाब से इनकी क्वथनांक डिसाइड किए जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो शाखन है वो किस में है, 3 नंबर में है। इसका मतलब इसका जो क्वथनांक का मान होगा वो सबसे ज़्यादा, जो क्वथनांक का मान होगा वो 1 नंबर का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि शाखन ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो 1 नंबर और फिर ये आपका 2 और सबसे कम किसका हो जाएगा, 3 नंबर है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, डाई हेलो एरीन में ऑर्थो और मेटा समावेवी। डाई हेलो का मतलब है 2 और वो भी क्या है, एरीन है। जैसे ये स्थिति है बच्चों, से अपने लगा है ये Cl है, यहाँ एक Cl है, ऐसे ही देखो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो स्थिति। ये कौन सी स्थिति, मेटा। और ये स्थिति कौन सी है, पैरा। तो क्या कह रहा है, डाई हेलो एरीन में जो ऑर्थो और मेटा समाविवी की तुलना में जो पैरा समाविवी होता है उसका गलनांक अधिक होता है ना। इसका गलनांक क्या बता रहा है, अधिक। इस पैरा का गलनांक क्या बता रहा है, अधिक। और इन दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन लगभग सेम है ऑर्थो और मेटा का। पैरा का ज़्यादा होने की वजह भी बता रहा है, कारण इसका कह रहा है कि पैरा जो समावेवी होता है उसमें सममिति पाई जाती है। पैरा में क्या पाई जाती है, सममिति। सममितता दिख रही है ना, ये इसे बोलते हैं सिमेट्री। ऐसे इसके सामने है ना, सिमेट्रिकल है ये चीज़। यूँ देखो काट के, ऐसे भी है ना, आधा आधा पोर्शन हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो इस वजह से इसमें क्या है, ये जो गलनांक की जो वैल्यू है सबकी तुलना में क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो पैरा की सम्मिति ज़्यादा होने की वजह से इसका जो गलनांक है वो ऑर्थो और मेटा की तुलना में क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही देखो एक पॉइंट आता है विलेयता, सोल्युबिलिटी। तो इसमें है कि जल में अल्प विलेय होते हैं। जनरली कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील है या फिर अल्प विलेय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और इसका भी कारण है कि जल में कम विलेय क्यों है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ आकर्षण इनका क्या रहता है, कम रहता है। इस वजह से ये जो है इनकी विलेयता जल में क्या रहती है बच्चों, कम रहती है। ये 26 कर रहा है। तो इसमें ये देखो इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं, हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो देखो बच्चों, इसमें देखो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, अगर रासायनिक गुणों में अपन बात करें केमिकल प्रॉपर्टी में, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और शॉर्ट में बोलते हैं एसएन रिएक्शन, ठीक है। और ये देखो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्किल जो हेलाइड है, एल्किल एलाइड है, उस एल्किल एलाइड में सबसे पहले नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है, ठीक है। सबसे पहले किसका आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का। इस वजह से इन रिएक्शन को अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, ठीक है। और देखो इसमें ये जो आपका XRX में जो X है ये लिविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप मतलब है ये कि इसको हटाना है अपने को, इसको हटाकर वहाँ उसकी जगह कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। और देखो आगे की बात समझो, इसमें ये जो रिएक्शंस हैं वो हैं 2 प्रकार की। नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन रिएक्शन है वो है 2 प्रकार, एक को बोलते हैं SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। और वैसे अपन इसको बोले तो कहें एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, एकाणुक नाभिक स्नेही कौन सी, प्रतिस्थापन रिएक्शन। और अगर इसको SN2 के लिए कहें तो इसको कह दो द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। अच्छा देखो मतलब क्या है इनका SN1 और SN2 से, ठीक है। एक को कहा एक अणु, यानी कि एक अणु पर डिपेंड करने वाली, और दूसरी है दिव्याणु, यानी कितने अणु पर डिपेंड करेगी, 2 अणुओं पर। एक अणु का मतलब कैसे, अभिक्रिया वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, अर्थात वेग समानुपाती RX, और किसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा, एल्किल हेलाइड की सांद्रता पर। इसमें ये रिएक्शन कितने
अणुओं पे डिपेंड करती है, 2 अणुओं की सांद्रता पे डिपेंड करती है अभिक्रिया का वेग जो होता है वो, और वेग समानुपाती Rx और ये न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे भी डिपेंड करता है और नाभिक स्नेह की सांद्रता पे भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। यानी वैसे अपन कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो प्रथम कोटि की रिएक्शन है ना, और ये कौन सी कोटि की रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। ऐसे ही देखो ये SN1 जो है कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि ये कितने पदों में, 1 पद में। SN1 में जो है वो मध्यवर्ती के रूप में बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोधानाइन, इसमें क्या बनती है, TS बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनती है किसमें, SN2 में, और इसमें रेसमिक मिश्रण की उपस्थिति है, रेसमिक मिश्रण बनता है, जबकि यहाँ पे एक वाल्डन प्रतिपन्न होता है ना, वाल्डन इन्वर्जन जिसे बोलते हैं वो होता है। Rx की जो क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम ये रहेगा, SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम क्रियाशील CH3X जो सादा होता है, साधारण होता है। इसके बाद में इसमें जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है जस्ट इसका उल्टा है, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री क्रियाशीलता सबसे कम होती है। और देखो लास्ट एक और चीज़ है, कार्बोधानाइन का स्थायित्व डिट्टो रहेगा, कार्बोधानाइन जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ आपका साधारण कार्बोकेटाइन जो है, तो उनका स्थायित्व क्रम वैसे ही रहेगा जैसे अपन इसमें क्रियाशील Rx की क्रियाशीलता देखते हैं। समझ रहे हो बात को, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसमें खैर कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, या तो TS बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस वजह से इसमें बात ही नहीं करते। तो एक एक चीज़ अपन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पहली बात क्लियर है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल एक अणु पे डिपेंड करता है, Rx एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे 2 अणुओं पे डिपेंड करेगा, इसीलिए तो ये एकाणुक है और ये द्विआणुक रिएक्शन है। ऐसे ही देखो बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, ये 2 पदों में संपन्न होती है और ये 1 पद में। देखो इस बात को समझते हैं, पद वाली बात को। जैसे यहाँ से अपन बात करें, जैसे SN1 के लिए बात करूँ कि मेरे पास जो है वो है आपका Rx है, ठीक है, Rx है, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला काम तो क्या करोगे आप, इस X को हटाओगे, यहाँ से लीविंग ग्रुप है हैलाइड, इसको हटाओगे तो यहाँ क्या चीज़ बन जाएगी, ये कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन से क्या जोड़ दोगे आप, न्यूक्लियोफाइल, जिससे क्या बन जाएगा RNU। तो ये हो गई आपकी SN1 होने का तरीका, ठीक है। बीच में काट दिया, चेक कर लो। ठीक, हाँ तो देखो SN1 रिएक्शन Rx यानी एल्किल हैलाइड है, तो इसमें पहले क्या करो, X को माइनस करो, उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, ये देखो ये आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, और इस कार्बोकेटाइन पर किसका योग हो गया, न्यूक्लियोफाइल का। तो रिएक्शन 2 पदों में हुई कि नहीं, देखो एक पद में तो ये हो गया और दूसरे पद की ये रिएक्शन है ना, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये कौन सा स्टेप है आपका, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है बच्चों। ऐसे अगली चीज़ पहले SN1 के, अच्छा ये 1 पद में संपन्न होती है, बात करते हैं। और क्या कह रहा है, कार्बोधानाइन मध्यवर्ती के रूप में बनता है, क्लियर है ये चीज़, कार्बोधानाइन। अच्छा एक चीज़ और है, रेसेमिक मिश्रण की बात कर रहा है ये, तो रेसेमिक मिश्रण का मतलब होता है देखो बच्चों कि एक तो 50% डी रूप बनता है पदार्थ का या यौगिक है उसका, और 50% उसका एल रूप बनता है। और वो क्यों बनता है, देखो इसकी वजह देखो आप, ठीक है ना, ये रेसेमिक मिश्रण की बात करें, 50% डी और 50% एल रूप होता क्या है, देखो भाई जैसे आपका मैंने कहा ये सी है, और इससे जुड़े हुए R1 है, यहाँ R2 है, ये R3 है ना, और ये आपका है कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूँ कार्बन का, तो यहाँ sp3 होगा, और यहाँ कार्बोकेटाइन के लिए होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब जब sp2 संकरण होता है तो आकृति जो होती है वो होती है समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय कह दो, आकृति कैसी होगी, समतलीय, यानी त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है।
तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम यहाँ जैसे कार्बोकेटाइन की बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे R1 है, यहाँ R2 ग्रुप है और यहाँ क्या है R3 ग्रुप। तो ये स्थिति जो है आपकी त्रिकोणीय समतलीय में जाएगी। किसमें जाएगी? ये त्रिकोणीय समतलीय में। त्रिकोणीय समतलीय का मतलब ये है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नाभिक स्नेह का जो आक्रमण होगा, है ना, नेगेटिव का आक्रमण होगा, तो वो मतलब दोनों ओर से, जैसे क्योंकि जैसे कार्बन है ना, कार्बन से देखो इधर ये R1 जुड़ा हुआ है, ये R2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ R3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये समतलीय है, त्रिकोणीय समतल में है। तो यहाँ चांस हैं, देखो 50% चांस ये है कि न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ ऐसे ऊपर से अटैक करे, और 50% चांस ये है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ नीचे से अटैक करे। तो दोनों स्थितियों में क्या होगा कि एक तो यहाँ से अटैक करे, एक नीचे से अटैक करे। तो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा बच्चों कि 50% तो वो डी रूप कहलाता है और 50% क्या कहलाता है? एल रूप। और इसी चीज़ को बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। बात समझ में आई? रेसिमिक मिश्रण क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, एक है RX की क्रियाशीलता की बात कर रहा है ये। तो क्रियाशीलता में सिंपल सी चीज़ है, डिग्री फंडा याद रखो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री की जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर काम में लोगे, जैसे आप ऐसे मान लो CH3 है, यहाँ C2H5 है ना, और यहाँ आपका जो भी है जैसे CH3 है और यहाँ X लगाया हुआ है, तो ये 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। और 2 डिग्री की फिर कम हो जाएगी, 1 डिग्री की और कम, और साधारण की सबसे कम हो जाएगी। ऐसे कार्बन आयन का स्थायित्व है, तो स्थायित्व की बात भी वैसे ही है। जैसे मान लो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी क्या है? कार्बन है। R का मतलब एल्किल समूह है। इस वजह से ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसकी जो स्थायित्व है वो ज़्यादा होगा। जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है उस पदार्थ की जो बनने की दर है वो भी ज़्यादा होती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो भी ज़्यादा मात्रा में बनता है। अगली चीज़ अपन कह रहे थे यहाँ SN2 के लिए, ठीक है, दो अणुओं की सांद्रता पे डिपेंड, ठीक है, एक ही पद में संपन्न होती है। इस बात को समझो कैसे। देखो, एक ही पद की बात कर रहा है कि एक ही पद में संपन्न होती है भाई, है ना। ये SN1 की बात की है बच्चों, ठीक है। अब अपन SN2 की बात करना चाहते हैं भाई। देखो, ये SN1 है और इधर SN2 है, इसकी बात करना चाहते हैं, एक ही पद में संपन्न होना। देखो भाई, अपने पास ये है, मान लो C, और इधर से कुछ ना कुछ जोड़ देता हूँ, R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इसमें X लगाया हुआ है। और साथ में अटैक करने की बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नाभिक स्नेह, है ना। X इधर है, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो स्थिति क्या आएगी सामने, C, ये R1 है, इधर क्या है बच्चों R2, और ये क्या है R3, और इधर से क्या है X, और पीछे से कौन जुड़ने वाला है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, यानी यहाँ जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे ये X तो यहाँ से आपका हटने की बात करेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी दिख रही है वो लगभग 5 अपने को दिख रही है, और कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन में भी जो है वेरिएशन आते हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति में ये जो बनती है स्थिति, है ना, कितने पदों की बात करता है? एक ही पद में। तो एक ही पद में काम हो जाएगा इसका, और इस प्रकार से ये न्यूक्लियोफाइल हट गया है। और यहाँ से कौन सी चीज़, न्यूक्लियोफाइल हटा कहाँ है? न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ेगा ना, X हट जाएगा। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक हो गया इधर से NU, और ये आपके R1, R2 एंड R3, ये चीज़। तो ये जो स्थिति है वो है ट्रांजिशन स्टेट की, संक्रमण अवस्था बनती है इसके अंदर, कौन सी? SN2 के लिए। और वाल्डन प्रतिपन्न क्या चीज़ होती है? देखो, वाल्डन प्रतिपन्न का मतलब ये है कि देखो इस स्थिति शुरू में जब ये एल्किल हैलाइड के रूप में था, हेलोजन इससे जुड़ा हुआ था, तो ये देखो इसके R1, R2 और R3 ग्रुप, है ना, जस्ट हेलोजन के अपोजिट साइड में है। लेकिन पीछे से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपका X यहाँ से हट गया है ना, X तो यहाँ से क्या हो गया है? रिमूव हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है। तो देखो इसमें R1, R2 जो एल्किल समूह न्यूक्लियोफाइल की जो स्थितियां हैं, है ना, वो बिल्कुल ये जो चीज़ है वो चेंज हो गई है। जैसे छत्ता होता है, छत्ता,
है ना। बरसात के दिनों में छत्ता, बहुत ज़्यादा आंधी आती है ना, तेज़ आंधी तूफान आते हैं तो क्या होता है, छत्ता अपन ओढ़े रहते हैं तो क्या है, वो उलट जाता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, इन्वर्जन ही है। ठीक है, तो पहले छत्ता यूँ था, फिर वो उलट गया, स्थिति बदल गई। तो यहाँ R1 R2 R3 की स्थितियाँ क्या हैं, बदल चुकी हैं। इस वजह से अपन इस चीज़ को बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्रियाशीलता की बात करोगे तो जस्ट इसका उल्टा रहेगा, है ना। यहाँ 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, जबकि यहाँ 3 डिग्री की सबसे कम है। तो ये चीज़ अपन इसमें पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है SN1 SN2 रिएक्शन।